टाइम ऐसा था कि जब आँधियाँ आती थी और बारिश होता था तो हमारे इसी घर में हम लोग चारपाई पे होते थे, उसमें इतने पानी जिस हालात में मैं थी, वहाँ तो मैं दूर-दूर तक सोच ही नहीं सकती थी कि मैं खिलाड़ी बनूँगी जी। और खिलाड़ी का क्या अर्थ होता है ये भी नहीं मैं जानती थी। मेरी जो हिस्ट्री है सर, मैं मेरे पिताजी ने माँ को डिवोर्स दे दिया था क्योंकि माँ के पास लड़का नहीं था, माँ की 7 बेटियाँ थीं और उन्हें बेटा चाहिए था, तो 7वीं लड़की फिर आगे की पढ़ाई का क्या था क्योंकि कोई उम्मीद तो थी नहीं। धीरे-धीरे मम्मी कुछ पढ़ाई कहाँ से कराती चूँकि 4-4 बेटियों को पालना भी था, एक बेटी की तो शादी भी हो गई थी, बड़ी वाली। कहते हैं कि जहाँ पे उजाले खत्म होते हैं, जहाँ पे उम्मीदें खत्म होती हैं, वहीं पे कहीं न कहीं एक छोटी-सी रोशनी भी हमको दिखाई देती है। आज हम लोग बस्ती जनपद में हैं और यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत से आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने कार्य से, अपने कौशल से यहाँ के लोगों का मान बढ़ाया, जनपद वासियों का मान बढ़ाया, जनपद का नाम रोशन किया और तमाम आला अधिकारी इनसे मिलने आए, इनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए परेशान हो गए कि यहाँ जनपद की एक बिटिया ऐसी भी है, जो हम लोगों का नाम जिले के बाहर, प्रदेश के बाहर रोशन कर रही है। हम इस एपिसोड में मिलाने वाले हैं आपको हिना खातून से। हिना हैंडबॉल की प्लेयर रही हैं और इसके साथ-साथ इन्होंने अपने संघर्षों के बदौलत अपने दम पर वो मुकाम हासिल किया जिसको छू लेने की भी हिम्मत शायद ही कोई खिलाड़ी कर पाता है। तो इस एपिसोड में हम हिना को शामिल करेंगे और उनके जीवन के तमाम पहलुओं पे चर्चा करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके संघर्षों की जाँच-पड़ताल करेंगे कि कहाँ से वो संभावनाएँ इन्होंने तलाशी जो एक एक बार तो ऐसा भी लगा कि शायद कुछ अब रह ही नहीं गया है। तमाम इन सब चीज़ों की हम फ़हरिस्त में चर्चा में ले आएँगे और इनको हम शामिल करते हैं और इनसे समझते हैं कि क्या-क्या चीज़ें बीती हैं, कैसे सारी चीज़ें हो पाईं। तो हिना स्वागत है इस एपिसोड में और सबसे पहले आप अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें। थैंक यू सर। सर जैसे कि आपने बताया कि मेरा परिचय आपने तो स्वयं बता ही जी। दिया है और मुझे लगता है अभी अगर आपने बता दिया तो मैं परिचय की मोहताज ही नहीं रही। मेरा नाम हिना खातून है, मैं हैंडबॉल की नेशनल प्लेयर हूँ, जी। सीनियर नेशनल प्लेयर। प्रेज़ेंट टाइम मैं हैंडबॉल की कोच हूँ बलरामपुर में। बलरामपुर में आपकी जी सर। जी। और सर जो मेरी संघर्ष रही काफ़ी दयनीय है और मैं जो मुझे बताना होता है तो मैं बहुत भाव शुरुआत खेल में कहाँ से आपकी एंट्री हुई? कहाँ से दिमाग में आया कि एक सीधी-सादी लड़की जो है ग्राउंड में उतरेगी, एक दहाकड़ लड़की बन के उतरेगी और मजबूती से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगी। कहाँ से शुरुआत हुई? अ, सर खेलने का तो ख़ैर पहले से कुछ भी नहीं पता था क्योंकि मेरे परिवार में कोई खिलाड़ी नहीं था और जिस हालात में मैं थी, वहाँ तो मैं दूर-दूर तक सोच ही नहीं सकती थी कि मैं खिलाड़ी बनूँगी जी। और खिलाड़ी का क्या अर्थ होता है, ये भी नहीं मैं जानती थी। हुँ। अ, मेरी जो हिस्ट्री है सर, मेरे पिताजी ने माँ को डिवोर्स दे दिया था अच्छा। क्योंकि माँ के पास लड़का नहीं था, माँ की 7 बेटियाँ थीं हुँ। और उन्हें बेटा चाहिए था, तो 7वीं लड़की मैं ही हूँ। हुँ। क्योंकि लास्ट टाइम तक उनको उम्मीद था शायद कि मेरे से लड़का अभी ये 7वाँ हो सकता हो लड़का हो जाए हुँ। और ईश्वर ने नहीं दिया, लड़की दिया। हुँ। तो फिर एकदम से उम्मीद हार गए, फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली, वो दूसरी वाइफ़ ले आए और माताजी को उनको मायके छोड़ दिया। फिर माँ ने फिर चूँकि मायका भी मम्मी का बहुत मज़बूत नहीं था, तो 7-7 बेटियों को पालना जी, जी, बहुत असम मुश्किल काम। असंभव चीज़ था। जी। चूँकि उस टाइम बहुत सारी बीमारियाँ थी, तो उसमें गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि हुँ। उसमें 3 बेटियों की डेथ भी हो गई थी। अच्छा। और फिर मम्मी ने इन 4 बेटियों को किसी तरह से मामा-वामा ने सड़क पे अभी पॉलिटेक्निक चौराहे पे हुँ। एक छोटी-सी गुमटी दिलवा कर के एक छोटा-सा अंडे का दुकान डलवा दिया, कुछ पैसे दे कर के। हुँ। और उसी में मम्मी ने फिर धीरे-धीरे करके अपना सड़क पे हाईवे के किनारे हुँ। बच्चों को पाला और तो ये भी बहुत मुश्किल काम है। सर ये मुश्किल क्या बहुत बड़ी मुश्किल जी। का काम था क्योंकि बेटा नहीं बेटियाँ थी बेटियाँ उनके थीं। पास। एक बेटा होता फिर भी एक उम्मीद होती कि हुँ। चलो ठीक है, हुँ। अभी पाल लिया जाए हुँ। फिर मतलब बड़ा होगा ही, हुँ। ऐसा उम्मीद रहता। हुँ। लेकिन बेटियाँ थी तो वो भी नहीं एक उम्मीद हुँ। थी और चूँकि सड़क पे सबसे बड़ी बात सड़क पे बेटियाँ दिन पर दिन बड़ी ही होंगी बिल्कुल। और लोगों का क्या हाल हुँ। था हुँ। ये आप एक सभी फ़ील कर जी, सकते हैं जी।
कि कैसा रहा होगा, क्या कंडीशन रही होगी। जैसे-जैसे बेटियाँ बढ़ती गईं और मुसीबतों का सामना करना पड़ा, चूँकि हाईवे सड़क और चौराहे पे बसना, फिर ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल तो था हिना कि खेल में कैसे आपकी एंट्री हुई? कैसे ग्राउंड में आप आईं? सर फिर हालात इतने कंडीशन इतने ख़राब थे कि मतलब मुझे लगा कि पढ़ाई में बहुत पैसे लगते हैं, तो मैं हुँ, पढ़ नहीं पाऊँगी, हुँ, ऐसे करके। जी। तो फिर मम्मी ने मना भी किया कि रहने दो हुँ, ईयर तक की पढ़ाई किसी तरह चलेगी। हुँ, फिर आगे की पढ़ाई का क्या था क्योंकि कोई उम्मीद तो थी नहीं, हुँ, धीरे-धीरे हुँ, मम्मी हुँ, कुछ पढ़ाई कहाँ से कराती चूँकि 4-4 बेटियों को पालना भी था, हुँ, एक बेटी की तो शादी भी हो गई जी, थी, जी। बड़ी वाली की किसी हुँ, तरह। हुँ, फिर मुझे भी लगा कि ईयर तक की जो मेरी पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई, हुँ, तो वहाँ पे मुझे टीचर्स सपोर्ट करते थे क्योंकि मैं पढ़ने में भी मतलब अच्छे ठीक थी। ठीक थी। हुँ, और पढ़ाई के लिए मैं बहुत ज़्यादा लड़ाई करती थी कि मैं पढ़ने जाऊँगी, मैं पढ़ने जाऊँगी, मैं कभी स्कूल नागब नहीं करती जी। थी। तो स्कूल में भी छोटे-छोटे फंक्शन होते थे, तो हुँ, मैं पार्टिसिपेट करती थी। हुँ, फिर मेरे बगल एक लोग थे यहाँ पे पोस्ट मास्टर क्या बोलते हैं, हुँ, जो डाक विभाग में जी, होते जी, हैं। पोस्ट मास्टर फिर जिसे कहते वो मुझे बोलते थे, "बेटा दौड़ा-ओड़ा करो हैं। थोड़ा-सा।" फिर हुँ, वो भी दौड़ने के लिए बोलते थे। फिर मैं हुँ, यहाँ पॉलिटेक्निक चौराहे पे हाईवे पे बहुत बड़े-बड़े कंकड़ होते थे। हुँ, तो उस टाइम जूता-वूता नहीं रहता पैरों था, में शूज़ नहीं रहते थे, फिर भी मैं दौड़ती थी। लेकिन हौसले मजबूत थे। यस। तो तो यहाँ से एंट्री आपकी शुरुआत हो गई। जी। फिर स्टेडियम कैसे जाना हुआ आपका? फिर मैं यहाँ से जब मेरा ईयर क्लियर हुआ तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, तो हुँ, मेरी जो टीचर्स थे वो लोग हुँ, भी सपोर्ट किए, मेरी एक प्रिंसिपल थी हुँ, आहूजा मैडम, हुँ, उन्होंने सपोर्ट किया मेरा। हुँ, वो साइकिल मुझे ईयर्थ में मिला हुँ, हुआ था, हुँ, तो उन्होंने मुझे मेरे से साइकिल वापस नहीं लिया कि हुँ, चूँकि वो बहुत मानती थी मुझे, हुँ, मैं पूरा स्कूल का काम भी करती थी, हुँ, रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना, तो मॉनिटर थी मैं स्कूल जी। की, तो मुझे बहुत मानती हुँ, थी। फिर साइकिल वगैरह वो अर्थ की साइकिल मेरे पास ही रही, उन्होंने मेरे से वापस नहीं लिया। हुँ, फिर क्या हुआ कि पढ़ाई की बहुत इच्छा थी, जी। तो बहुत मम्मी को फ़ोर्स किया कि मुझे पढ़ना है, तो उन्होंने मेरा एडमिशन किसी तरह हुँ, 1-2 लोग और भी बगल के थे, पढ़े-लिखे थे, तो वो लोगों ने बोला जीजीआईसी में करवा देते, वो भी गवर्नमेंटेड है, वहाँ हुँ, भी बहुत पैसा नहीं हुँ, लगेगा। फिर मेरा एडमिशन जीजीआईसी में हुआ हुँ, और जीजीआईसी में जब एडमिशन हुआ, तो वहाँ बच्चे खेलते थे। हुँ, बच्चे जब खेलते थे, तो फिर मेरी बहुत इच्छा होती थी, मैं बार-बार देखती थी, तो हुँ, वहाँ हमारी गेम टीचर थी सुषमा मैडम। हुँ, वो मुझे देखी खेलते-वेलते फिर वो उन्होंने मुझे बुला लिया हुँ, गेम में। फिर वो खिलाने-विलाने लगी, उसके हुँ, बाद से फिर स्टेडियम से कुछ लोग आते थे सिखाने। हुँ, उन लोगों ने बोला स्टेडियम आओ। हुँ, फिर मैं चूँकि मेरे घर की दूरी स्टेडियम की हुँ, बहुत ज़्यादा जी। है, एक छोर पे आप हैं, दूसरे छोर पे स्टेडियम है। दूसरे छोर पे स्टेडियम था, जी। तो पहले तो 1-2 दिन किसी तरह से मैं गई, फिर मुझे लगा कि इतना दूरी है। फिर मैंने कहा नहीं मुझे खेलना है, दूरी हुँ, देखना ही नहीं था। हुँ, मुझे दूरी का एक बार दिमाग में आया फिर गायब हो गया हुँ, वो। जुनून चढ़ गया खेलने हुँ, का कि अगर मैं खेलूँगी तो मुझे बहुत पैसे नहीं देना जी। पड़ेगा। फिर मैं खेलना स्टार्ट की तो घर में प्रॉब्लम शुरू हो गया रिलेशन में कि मैं लोवर्स पहन रही हूँ, अच्छा, मतलब टी-शर्ट। समाज में जो धारणाएँ हाँ, लोगों की बनी हुई हैं, हाँ, वो हाँ, कहीं न हाँ। कहीं दिखने लगीं। दिखने लगी कि एक लड़की है, वो लोअर टी-शर्ट पहन के निकल रही है, हुँ, अकेले जा रही है, हुँ, तमाम जो लोगों के अंदर जो गंदगी भरी हुई है दिमाग में, वो लोगों की बाहर आने लगी। हुँ। फिर ये हुआ कि मतलब रिलेशन में भी सब लोगों ने मम्मी को बोलना शुरू किया, लोअर पहन के जा रही है, टी-शर्ट में जा रही है, ऐसे हुँ, कैसे जा रही है? हुँ, फिर मम्मी ने मना किया कि रहने दो लोअर-वोअर में मत जाओ हुँ, और ऐसे सब लोग मामा-मामा बोल रहे तो क्या हैं। हिना मान गई? नहीं, फिर मम्मी को मैंने समझाया, ऐसा भी नहीं हुँ, था कि माँ से मैंने बहुत ज़िद किया, मैंने माँ को समझाया हुँ, कि माँ ऐसा कुछ नहीं है, हुँ, देखना एक दिन सब चेंज हो हुँ, जाएँगे और सब बिल्कुल। अच्छा होगा। फिर मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है जाओ लेकिन टाइम से आती रह मतलब खेलने जाओ लेकिन टाइम से घर हाँ, पहुँच जाया करो। हुँ, अब चूँकि दूरी बहुत ज़्यादा थी, बीच में रेलवे जी, क्रॉसिंग तो जी, दूरी ये इसमें भी प्रॉब्लम होती थी, हुँ, घर पे कोई फ़ोन नहीं, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं, हुँ, परेशानियाँ होती थी कि जी, कहाँ रहेगी करके। हुँ, लेकिन फिर भी 1-2 बार मतलब 2-4 महीने, 5 महीने परेशानी हुई घर का, फिर माँ का भी भरोसा बन गया कि नहीं हुँ, ठीक है। कि नहीं 2 बेटियाँ सही 1-2 रास्ते पे है। टूर्नामेंट खेलने लगी, हाँ, फिर पता चला कि टूर्नामेंट में खेल रही हूँ। जी। तो वहाँ समाज भी काफ़ी जाती हैं, इतनी दूर से आती हैं, पता नहीं कहाँ जाती हुँ, होंगी। हुँ, माँ है, उनको तो भाई जो लोग बिल्कुल चिंता बोलेंगे वही चीज़ आता है जी, दिमाग में, हुँ, तो टेंशन तो बनती ही हुँ, है। लेकिन जब 2-4 टूर्नामेंट खेला मैंने हुँ, पेपर्स वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में, हुँ, न्यूज़ का बहुत सपोर्ट रहा कि वो हुँ, जब देने लगे तो लोगों का मुँह बंद होना शुरू हो हुँ, गया। मीडिया ने सहयोग किया। मीडिया ने इतना सहयोग हमारा किया कि लोगों का मुँह बंद हुआ, हुँ। फिर ये हुआ कि हाँ ठीक है, अच्छा हिना बेटा आपसे हम समझेंगे कि नेशनल के लिए आपका चयन कब हुआ और क्या-क्या रणनीतियाँ रहीं, कितनी मेहनत, कितना पसीना आपने ग्राउंड में बहाया कि नेशनल लेवल तक एक बस्ती की बेटी यहाँ छोटे से शहर से निकल के नेशनल खेल के आती है, बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो एंटरटेनमेंट के तौर पे हम खेलते हैं, गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल लेते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं, लेकिन एक एक लेवल पे प्रोफेशनल होके खेल खेल पाना एक मुश्किल काम होता है। तो ये दौर कहाँ से शुरू हुआ? आपको ब्रेक कहाँ से मिला?
सर पहले तो मैंने 2 साल तक तो मैंने बहुत मेहनत किया, जो हमारे सर थे बोले बेटा मेहनत करो, और भी लड़कियां थी सभी मेहनत कर रही थी। तो 2011 में शायद मैं फर्स्ट स्कूल्स नेशनल खेला था मैंने। अच्छा। वो मेरा ऐसा नेशनल था, फर्स्ट नेशनल था, और मेरा फर्स्ट हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम था। वहाँ मैं बहुत मतलब ऐसे में फंसी हुई थी, मुझे समझ में नहीं आता ये नेशनल खेलूं या मैं बोर्ड एग्जाम दूं। अच्छा, ऐसे कंडीशन पे मैं फंस गई थी। हाँ, हाँ। मतलब उस टाइम उसी दिन मेरी ट्रेन थी, और दूसरे दिन सुबह हमारा प्रैक्टिकल था। अच्छा। एग्जाम तो बाद में था, प्रैक्टिकल था। और जीजीआईसी में प्रैक्टिकल होना था। मैं रो रही थी, और ट्रेन 7 बजे से फैजाबाद से हमारी ट्रेन थी चंडीगढ़ के लिए। मैं समझ में नहीं आता कि मैं प्रैक्टिकल दूं या वहां जाऊं, और दोनों मेरे लिए जरूरी था क्योंकि मेरा फर्स्ट नेशनल था और बहुत मेहनत के बाद मौका मिला था। तो उस टाइम बहुत पूरा दिन मैं दौड़ी हूँ, पूरा दिन केवल मेरे फॉर्म पे साइन हो जाए प्रिंसिपल का, और उस दिन संडे था तो साइन भी बहुत मुश्किल पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैं जीजीआईसी में अभी जो प्रेजेंट टाइम हमारे प्रिंसिपल मैम है नीलम मैम, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। वो जब उनको उस टाइम वो टीचर्स ही थी, प्रिंसिपल नहीं थी, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो हमारा एग्जामिनर से बात किया उन्होंने कि वैसे एक बच्ची की प्रॉब्लम है। एग्जामिनर भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी मान गए, और उन्होंने बोला कि अभी तत्काल उससे एक मौखिक आप करवा लीजिए अपने सामने। तो उन्होंने मेरे से तुरंत प्रैक्टिकल ले लिया, मौखिक और वैसे लिखित में दोनों ले लिया अपने से, और वीडियो बनवाया सामने ही ले लिया, और उन्होंने एग्जामिनर को भेज दिया। वो मान्य हो गया। और वो मान्य हो गया, और फिर उन्होंने मेरे फॉर्म पे साइन भी कर दिया और मुझे भेज दिया। मैं जैसे ही फैजाबाद पहुंची, सर मैं बता नहीं रही हूँ, मैं बस वाले को रास्ते भर एक ही चीज कह रही थी कि सर प्लीज कहीं मत रोकिएगा। बस वाले फिर जब उनको मैं आगे बैठी थी, मैं बार बार उनसे हाथ जोड़ रही थी, सर प्लीज मत रोकिएगा, सर डर भी था ट्रेन ना छूट जाए, ट्रेन छूट जाएगा, सर प्लीज मत रोकिएगा। मतलब ऐसी कंडीशन थी वो। सर मैं जैसे स्टेशन पे पहुंची और ट्रेन पे ऐसे ही पैर रखा मैंने, ट्रेन चल पड़ी, हारन दे चुकी और ट्रेन चल पड़ी। मतलब वास्तव में ये हम देखें तो ये ट्रेन जो थी वो आपकी मंजिल की तरफ ले जा रही थी, उड़ान की तरफ जा रही थी, और ये होना ही था क्योंकि आपने 2 साल जो मेहनत की थी शायद उसका फल था। और पूरा दिन मैंने दौड़ा था, मतलब लास्ट टाइम तक मैं भी एक उम्मीद खो चुकी ये नेशनल में नहीं जा पाऊंगी। बट जब वहां देखा तब मेरा हौसला और बढ़ गया कि अगर आप ईमानदारी से कोई काम कर रहे हैं तो भगवान रोक नहीं सकता, खुदा आपका साथ देता ही देता है। दीवार पे पीछे में तस्वीर देख पा रहे हैं, सूबे के मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। जी सर। तो ये क्या वाकया था, किस कार्य के लिए आपको यहाँ पे सम्मान? सर शायद बस्ती से कई नाम गए हुए थे। अच्छा। और इसमें मेरी हिस्ट्री सर ने देखा था। अच्छा, तो अच्छा। उसमें मुझे चयन किया गया था पूरी बस्ती से। हाँ, तो सर उन्होंने मुझे एक लड़की के तौर पर, और सर मैं एक चीज और आपको बता दूं, अभी ये जो सर हमें देख रहे हैं, मास्क उन्होंने भी लगाया, मास्क मैंने, पर सर ये मुझसे पूछ रहे हैं कि बेटा बस्ती में तुम क्या खेलती हो? अच्छा। तो मैं उन्हें बता रही हूँ, मैं चूंकि मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे है, मैं उनसे बता रही सर मैं हैंडबॉल खेलती हूँ। और हिस्ट्री थोड़ी बहुत सर ने मेरी शायद सुनी थी या नहीं सुनी थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा था, तो कई बच्चों को सब हर जिले से बच्चे आए हुए थे। तो वो जब मैंने बताया तो उन्होंने बोला मुझे गुड लक भी किया और बोला आगे मेहनत करिए, मतलब अच्छे से। एक महिला के तौर पे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। समाज में तरह-तरह के लोग हैं, तमाम बातें होती हैं, तमाम तरह की चीज़ें नेगेटिव बातें होती हैं कि नई लड़की है, इसको अकेले नहीं जाने देना चाहिए। लोअर टी-शर्ट जैसे आपने बताया शुरू में कि लोअर टी-शर्ट पहनने पे भी आपत्ति हो रही थी। तो आज के समय में आप समाज को कैसे देख रही हैं? समाज आपके साथ कितना खड़ा है? और एक आलोचक तो हर जगह होते हैं, लेकिन एक फेयर आलोचना की जाए तो वो अच्छा होता है, और बेकार की आलोचना का कोई मतलब नहीं होता है। तो आज के समय में समाज को आप कैसे देखती हैं कि समाज आपका कितना सहयोग कर रहा है, या फिर हिना खातून आज भी अकेले लड़ाई लड़ रही हैं अपने दम पर? सर मैं बता दूं, ये समाज तब परिवर्तन होता है जब आपका वक्त और हालात परिवर्तन करता है। हालात जब तक खराब थे कोई साथ नहीं था, हालात ठीक है सब हमारे साथ तो है। माना जाए कि उगते सूरज को ही सभी सलाम करते हैं, और ये हकीकत है। और कहीं न कहीं हर महिलाओं को मैं यही कहूँगी कि अगर संघर्ष आपके साथ है तो आप संघर्ष अकेले ही लड़िए, सारा परिवर्तन आगे हो जाएगा अपने आप। उसको आपको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब अड़ गए तो अड़ गए। अड़ गए तो अभी सर मैं बता रही हूँ, मैं बलरामपुर में कोच हूँ, अभी मैं जब गई हूँ, अभी मुझे 2 महीने जॉब को हुए हैं, वहाँ महिलाओं की स्थिति भी कहीं न कहीं बहुत बैक है। तो लड़कियों को मुझे जब मैंने कहा नहीं मुझे लड़कियाँ ज़्यादा चाहिए, लड़के तो आएँगे अपने आप से,
लड़कियों को लाना हुआ तो मुझे कई लोगों से बात करना पड़ा, बहुत मोटिवेट करना पड़ा, तब बहुत सारी लड़कियाँ आना शुरू हो गई हैं। एक दिन एक लड़की को मैंने बोला, "बेटा आओ खेलो", घूम रही थी। कह रही है, "मैम नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगी मैम, मेरे घर वाले बाहर नहीं निकलने दे रहे।" मैंने कहा, "घर वालों से बात कराओ।" बोले, "नहीं मुस्लिम है ना मैम।" हम उनको लगा कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। बोली, "मैम मुस्लिम है ना, तो थोड़ा-सा ऐसे कपड़े भी नहीं पहनने देंगे।" मैंने कहा, "मेरी बात कराना।" घर वालों से उसने बात कराई, सब चेंज। आज वो बच्ची खेल रहे हैं, कन्विंस्ड हो गए वो। सब खेल रहे हैं। मतलब बहुत सारे अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, बहुत 2 महीने में मतलब इतना परिवर्तन हो गया वहाँ पे कि इस टाइम मेरे पास कुछ नहीं 15 से 20 लड़कियाँ हो गई हैं और सब मिलाकर 60-70 बच्चे हो गए हैं। तो सर सारे पेरेंट्सों से मैं बात करती हूँ और उनको बहुत मोटिवेट करती हूँ। एक पेरेंट्स ने अपनी बेटी को एकदम मना कर दिया, नहीं जाएँगे। उनसे मैंने बात किया, उनको मैंने बताया, उन्होंने बोला मेरी बेटी वो फ़ोटो लगाई थी इंस्टाग्राम पे ये है। मैंने कहा सर बेटी आपकी है, भरोसा आपको होना चाहिए, ठीक है ना? जब आप ही उसको डेड कर देंगे डिमोरलाइज़ कर रहे हैं। तो ये मोहल्ले वाले, गाँव वाले तो करेंगे ही करेंगे, उनका तो काम ही है, वो तो फालतू बैठे हैं करने के लिए। उसको चेंज होने दीजिए, फिर वही आपके पास घर पे आएँगे मिठाई खिलाने आपको। मैं कुछ ऐसी चीज़ें भूल गई थी जो नहीं बता पाई। मैं बताना चाहूँगी कि मेरे संघर्ष में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहीं, जैसे मेरा स्टेडियम जाने के लिए मेरे पास साधन ना होना। उस टाइम में मेरी इतनी सारी हेल्प किसने की, कैसे की, वो मैं सब बताना चाहूँगी आप लोगों को। एक ऐसी स्थिति मेरे साथ ऐसा घटना घटा कि मेरे पास साइकिल नहीं था कि मैं स्टेडियम कैसे जाऊँ। बट मेरा कहीं न कहीं हौसला इतना ज़्यादा था, मुझे भरोसा था कि ईश्वर मेरी मदद करेगा और ऐसा हुआ कि मेरे पास साइकिल, पहले मेरी साइकिल स्कूल टीचर ने दिया, फिर वो साइकिल गायब हो गई। फिर मुझे डीएम सर आए, अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक मेडल लगा कर आई, मतलब नेशनल्स में मेरे मेडल लगे और मेडल लगा कर के जब मैं घर आई तो न्यूज़पेपर में मदर डे के दिन मेरी मम्मी का और मेरी हिस्ट्री निकली। उस टाइम मेरे यहाँ एक डीएम सर थे, अरविंद कुमार सिंह सर, और वो गाड़ी में बैठे हुए थे और उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा। वो जा कहीं और रहे थे और वापस मेरे घर आ गए। जब वो मेरे घर आए और ऐसे मेरी हालात देखी, उन्होंने तत्काल मेरे मम्मी के नाम से, मेरे नाम से उन्होंने ज़मीन अलॉट कर दिया, मुझे मकान गिफ्ट किया, मेरे आने-जाने की व्यवस्था की और इन सब में सबसे बड़ा हाथ मेरे ही टीचर्स थे, मेरे स्पोर्ट अफ़सर थे, बोनकर सर, सुरेश कुमार बोनकर सर थे, जो अभी प्रेज़ेंट टाइम वो झांसी में स्पोर्ट अफ़सर हैं। उन्होंने हमारी तो बहुत मदद की और हमारे साथ-साथ जितनी हमारी तरह गरीब परिवार से और भी खिलाड़ी थे, उनकी भी बहुत हेल्प की और उनका योगदान रहा कि बहुत सारे बच्चे आगे भी बढ़ें। तो मैं चाहूँगी भगवान सबको ऐसा गुरु दे। अभी हमारे साथ हिना की माताजी हैं। हिना की माताजी से हम समझेंगे कि हिना को आगे बढ़ाने में इनका क्या योगदान रहा है, कितना सहयोग रहा, क्या सपोर्ट इनका रहा है। तो माताजी, आपकी बिटिया ने एक बहुत बड़ा काम किया है, जनपद का नाम रोशन किया है, प्रदेश का नाम रोशन किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के ये इंटरनेशनल खेलेंगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने भारत, अपने देश का जो है एक नाम ऊँचा करेंगी, अपनी एक पहचान बनाएँगी। तो क्या सहयोग रहा है आपका, क्या इनके संघर्षों में? भैया हम यही बा कि और आगे बढ़े हमारे लड़के। हम मजूरी कई के, अंडा बेच के, उनका बर्तन माज के, 4 लड़कियन के पालें, इन्हें पढ़ाएं। हमारी भी दिल की और आगे बढ़े और आगे मुँह जाए। तो समाज जो है तरह तरह की बातें कर रहा था कि बिटिया है, अकेले जा रही है, लोअर टी शर्ट पहन रही है, तो आपने समाज के तानों को भी झेला, तभी भी आपने बिटिया को रोका नहीं, उसका सहयोग किया। हम कुछ कहूँ ना रोकें, जाए दो आगे बढ़े, दुनिया का कहत बे या काने सुने या काने उड़ाएगी, हम क्यों बात ना ही समझे। हाँ, तो आज बिटिया आपकी जो है हमारी लड़की अच्छी रही, पढ़ी लिखी से आगे मुँह बढ़ी, दुनिया का कहत बे कह दो, सबके मुँह पर करिखा पोत दी जाए। पूरा सहयोग रहता है। हाँ, हमारा पूरा सहयोग रहा, कबू नहीं। तो अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, आप हमारे ठीक पीछे देख पा रहे हैं एक टीन शेड रखा हुआ है, ये हिना का घर है। यहीं पे हिना के सपने जो हैं वो पले बढ़े, हिना के संघर्ष, हिना की माता जी के संघर्ष जो हैं, हम आपको अंदर ले आते हैं और दिखाते हैं इस कच्चे, अभी इसकी भीत जो आप देख पाएंगे ये कच्चा है, ये पूरी तरीके से कच्चा है। मिट्टी यहाँ पे है, जैसे हम लोग गांव देहात में देखते हैं कि मिट्टी के मकान बनते हैं, मिट्टी की दीवारें होती हैं और इस टीन शेड से हम देख पा रहे हैं जहाँ तहाँ छेद भी है। बारिश के टाइम में यहाँ पे दिक्कत होती होगी, यहाँ पे पानी टपकता होगा, पानी भर भी जाता होगा। ये एक विडंबना ही कही जाए
एक विडंबना ही कही जाए कि सरकारें जहां दावे करती हैं कि हम खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, अच्छा करने वालों के साथ खड़े हैं, वहां पे एक परिवार को, जो एक संघर्षशील परिवार है, हिना एक नेशनल प्लेयर हैं, अभी वो वर्तमान में बलरामपुर में कोच भी हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको खल रही है कि हिना के साथ एक प्रशासनिक अमला जो है वो खड़ा होना चाहिए। इनको एक अच्छा मकान तो कम से कम मिल ही जाना चाहिए था। माता जी से समझेंगे। माता जी, ये जो कच्चा मकान है, यहीं पे हिना को आपने पाल पोस के बड़ा किया, यहीं पे हिना के सपने जो थे वो भी पले बढ़े, तो ये बदलाव आ जाना चाहिए था अब तक। ये झोपड़ी जो है, ये टीन शेड है, ये इसकी जगह हमें एक पक्का मकान तो मिल ही जाना चाहिए था, क्योंकि हिना ने जो काम किया है उसके लिए तो एक छोटी सी चीज़ है ये, कि उसके बदले में उसको ये चीज़ें मिली। तो अभी हिना को शामिल करते हैं यहाँ पे। हिना से समझेंगे कि ये जो संघर्ष की स्थिति रही है, अभी कुछ काफ़ी बदलाव नहीं आ पाया है यहाँ पे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नेशनल के लिए हैं, बलरामपुर में कोच भी हैं, तो हमको जो लगता है, जो हमने ये महसूस किया यहाँ पे आने के बाद, कि आप ये डिज़र्व नहीं करती हैं, ये झोपड़ी, ये टी शर्ट आप डिज़र्व नहीं करती हैं। तो क्या ये बदलाव अभी तक वैसे ही चल रहा है, मतलब बदलाव कुछ आ नहीं पाया है, संघर्षों की स्थिति वैसी चल रही है? सर, जैसे कि आप देख रहे टीना, इसमें मेरी कहीं ना कहीं पूरा जीवन अभी तक का जो है उम्र यहीं पे गुजारा है मैंने। और ये बात भी आपने सही कही कि ये टीना जो छेद दिख रहा है, एक टाइम ऐसा था कि जब आंधियाँ आती थी और बारिश होता था तो हमारे इसी घर में हम लोग चारपाई पे होते थे, उसमें इतने पानी होते थे और हम लोग हाथ से पानी निकालते थे सुबह, फिर रात में रोते भी थे कि पानी बंद हो जाए, पानी बंद हो जाए। और नहीं तो फिर किसी दूसरे के मकान पे जाके रात में अगर आंधी बहुत आसरा लेते थे, क्योंकि डर रहता था ना, टीना है उड़ जाए या कुछ ऐसा, चोट भी लग सकती, चोटें लग जाए। रात में मम्मी भी रोती थी, सब रोना शुरू कर देते थे, क्योंकि जब बहुत आंधी है तो भाग करके पेट्रोल पंप पे या कहीं भी छुपते थे हम लोग। ऐसे कंडीशन रहे हैं हमारे। और चूँकि मैं बता, जैसे कि मैंने कहा, डीएम सर आए थे हमारे घर पे एक बार, तो उन्होंने यही ज़मीन, हम मतलब हमारी नहीं थी, बट उन्होंने पट्टा करवा दिया था हमारे नाम। हाँ, उन्होंने दिया था। तो अभी तो मतलब प्रधानमंत्री योजना से पीछे हमारा एक मकान बना हुआ है, बहुत अच्छे से तो नहीं बन पाया है, क्योंकि बहुत अच्छे, उतनी मेरी भी हालत अच्छी नहीं थी, जो भी था उतने में मैंने एक कमरा बनवा लिया है। कि फ़िलहाल अभी बारिश के लिए तो हम लोग एक छत के नीचे आ गए हैं। अभी मैं पीछे ज़रूर आपको अपना घर दिखाऊंगी। और अभी जैसे कि हम जो 3 बहनें और एक बहन तो अपने मायके में, बट 2 बहन और मेरी जो हैं उनकी भी हालात सही नहीं है। शादी तो मम्मी ने किया, लेकिन बीच में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और वो बहुत अच्छे परिवार में नहीं हो पाई थी, क्योंकि बहुत हमारे पास पैसा तो था नहीं कि मैं दहेज दे के कहीं अच्छी जगह करूँ। जहाँ शादी हुई थी मतलब उनकी हालात अच्छी नहीं, तो बीच में ऐसा कुछ हुआ कि उनके हस्बैंड को कोई बीमारी हुई थी और ट्यूमर वगैरह, तो उनकी डेथ हो गई। उनका एक बेटा भी है, वो भी आपके साथ ही रहता है? वो सब हमारे साथ रहते हैं। अभी उस बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी, बहन की जिम्मेदारी, हमारी एक बहन और है उससे बड़ी वाली, उसके भी ससुराल में दिक्कतें हैं। उसके भी हस्बैंड थोड़ा दिमाग से पागल थे, नाना ने शादी करवाई थी, वो भी अच्छा नहीं गुजरा। वो भी, उसकी एक बेटी है, वो भी हमारे घर पे है। तो मतलब वो दोनों बहनों और दोनों उनके बच्चों का, माँ का, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कहीं ना कहीं मेरी ही है। आपके कंधों पे अभी जिम्मेदारियां ज़्यादा आ गई। हाँ, तो और मैं कोच तो हूँ, अभी 2 महीने पहले मेरी ज्वाइनिंग हुई है, तो अभी इतने जल्दी हालात तो नहीं चेंज हो पाएंगे ना। और उसकी मेरी भी सैलरी भी की बहुत अच्छी नहीं है, 20-25 हज़ार कोई बहुत मायने नहीं रखता है इस महंगाई में। इसलिए अभी मम्मी को दुकान करना पड़ रहा है, और जैसे सब हुआ वैसे मुझे उम्मीद है कि ईश्वर मेरा साथ देगा और आगे मैं अच्छा करूँगी। और भगवान चाहे आप लोग का साथ रहा और ये बदलाव आएगा, गवर्नमेंट या लोग हमारा साथ दिए तो मैं ज़रूर आप सभी की उम्मीदों पे खरा उतरूँगी। और मैं चाहूँगी कि मुझे कुछ ऐसा मिले जहाँ मैं महिलाओं के ही सपोर्ट में हर जगह मैं खड़ी रहूँ, और बाकी जो ये चीज़ें लोगों के साथ शोषण हो रहा है या महिलाएं पीछे हैं या जो पीछे हैं, मैं उन्हीं के साथ हर वक्त खड़ा रहूँ। तो हिना, अभी आप नेशनल खेली, आप कोच भी हैं, इंटरनेशनल के लिए आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं और सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? सर, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं इंटरनेशनल खेलूं, और मैं बहुत कोशिश भी करी, बहुत मेहनत भी करती हूं। मैं चाहती हूं कि कौन नहीं चाहेगा इतना मेहनत के बाद कि वो इंटरनेशनल ना खेले, पर हालात ठीक नहीं है, तो इसलिए पैसा भी चाहिए, ज़रूरी है बच्चों को पालना, इनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ। तो मैं चाहूँगी कि मुझे भी कुछ ऐसी जॉब्स मिल जाएं जो अच्छी, जो हालात को मैं सुधार सकूं, और मैं अदर महिलाओं के लिए प्रेरणा और अच्छे से बन पाऊं, और मैं लोगों को आगे बढ़ता हुआ उसमें मैं भी सहयोग करूं। क्योंकि मैं, सर, मुझे गॉड गिफ्टेड है या क्या है, मेरी बहुत इच्छा होती है कि मेरे पास कुछ रहे ना रहे, अगर मेरे सामने कोई ऐसा आ जाता है तो मैं उनकी मदद के लिए हर वक्त मैं खुद जो मेरे पास होता है मैं उसको लेकर के खड़ी रहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि भगवान, ईश्वर या
कुछ भी करें, मतलब मैं और मेहनत करूं, जल्दी से मैं इतना इस लायक हो जाऊं कि मैं लोगों की हेल्प करना सकूं। जी, हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। तो इस एपिसोड में हमारे साथ जो थी वो हिना खातून थी, नेशनल खेल के आई हैं, हैंडबॉल का नेशनल खेला इन्होंने और बलरामपुर में अभी वर्तमान में कोच हैं। इसी छोटी सी झोपड़ी में इनके सपने जो हैं वो पले बढ़े और हालातों से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, अपनी माँ के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए ये आगे बढ़ती गई और जब एक बार ये बिटिया निकली तो इसने पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा। आज परिस्थितियां भले विपरीत हैं, इनकी आंखों में आंसू भले ही हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ सवाल यहाँ की सरकार से, यहाँ के प्रशासन के पास छोड़ कर जाते हैं कि एक नेशनल प्लेयर, एक नेशनल खेलने वाली खिलाड़ी इन हालातों में अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, गुजारने के लिए मजबूर क्यों हो। अच्छा होता कि प्रशासन इसको अपने संज्ञान में लेता, सरकार इसको अपने संज्ञान में लेती। एक अच्छी ट्रेनिंग के बिना एक अच्छी खिलाड़ी का भविष्य अंधकारमय ना हो जाए, ऐसी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और इसके अलावा जो हिना ने बताया कि मैं प्रेरणा स्रोत बनना चाहती हूँ, एक आइडियल, एक आइकन बनना चाहती हूँ यहाँ की लड़कियों के लिए, देश की लड़कियों के लिए, तो हमारा चैनल है इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और उम्मीद करते हैं कि ये जनपद की जो बिटिया है ये निश्चित रूप से जिस तरह से नेशनल खेल के अपने जनपद का गौरव बढ़ाया है, उसी तरीके से ये एक दिन देश का गौरव भी बढ़ाते हुए नज़र आएंगी। मैं हूँ धर्मेंद्र पांडे, धन्यवाद।